हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम में अगर हम देखें तो अदालतों में एक तरह के मुकदमे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और वो हैं मैट्रिमोनियल केसेस। कहने का मकसद ये है कि जब कभी पति पत्नी के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, कुछ इश्यूज़ पैदा होते हैं, तो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं अदालत तक पहुंचते हैं। तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 5-6 तरह के मुकदमे तो अब फाइल होते ही हैं उन दोनों पार्टी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में 4-5-6 तरह के मुकदमे पेंडिंग हो जाते हैं। इधर हस्बैंड कोई मुकदमे कर रहा है, उधर लड़की मुकदमे कर रही है। दोनों की कोशिश यही होती है कि एक दूसरे पर थोड़ा सा प्रेशर कास्ट किया जाए। अब सवाल ये है कि जब इस तरह के मुकदमेबाजी चल रही है और हमें पता है कि आज के टाइम में हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर कितने सारे मुकदमों की पेंडेंसी है, उनका डिस्पोजल में कितना डिले चल रहा है, तो इन सारी बातों को देखते हुए क्या लगता है कि इस तरह के मुकदमे बहुत जल्दी ही इनका डिस्पोजल हो जाएगा और वो दोनों जो पार्टीज़ हैं जो आपस में कोर्ट में लड़ रही हैं वो किसी एक दिशा में चली जाएंगी, या दोनों अलग हो जाएं और फिर अपने अपने रास्ते को चले जाएं? क्योंकि मुकदमेबाजी जब तक चल रही है तो फिर वो अलग होने का तो मतलब गुंजाइश बहुत कम है। अल्टीमेटली मुकदमे की तारीख है तो दोनों ने एक दूसरे के सामने आना ही है और डिस्प्यूट का ज़िंदा रहना। तो अब सवाल ये है कि ऐसे मुकदमेबाजी जहाँ चल रही है वहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और वो ख़त्म करने का क्या तरीका है कि दोनों पार्टीज़ आपस में एक रजामंदी कर लें, किसी बात पर सेटल कर लें और तलाक़ ले लें। तो अब सवाल ये है कि क्या तलाक़ लेना भी इतना इजी है? क्या तलाक़ आपको कल जाएंगे कल ही मिल जाएगा? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तलाक़ को किस तरह से कोर्ट में लिया जाता है और क्या तरीका होगा जिससे कि आपको तलाक़ जल्दी मिल जाए एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज का वीडियो हमारा इसी सब्जेक्ट पर है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है डिवोर्स पर, यानी तलाक़ पर। एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट एक तलाक़ कैसे लिया जा सकता है और कैसे जल्दी लिया जा सकता है, इस पर आज हमारा ये पूरा वीडियो बना है। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखें, इसको इसके बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे केस लॉज जो डिवोर्स को लेकर, उसको कैसे जल्दी लिया जा सकता है उसको लेकर अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर किसी ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है, पहली बात तो वो तलाक़ सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है और वो है कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि सेक्शन 13 स्पेसिफिकली सेज हिंदू मैरिज एक्ट जिन जिन पर एप्लीकेबल है वो उनको अगर तलाक़ चाहिए, डिवोर्स चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से उनको तलाक़ मिल सकती है और वो है जगह कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो सोचते हैं, जैसे गांव के एरियो में अक्सर ऐसा देखा जाता है, ऐसी चीज़ें भी कोर्ट के आगे आती हैं कि उन्होंने एक पंचायत की और पंचायत करने के बाद आपस में बैठने के बाद उन्होंने एक समझौता आपस में तैयार कर लिया। उसमें सारी बातें, अपनी जो भी डिस्प्यूट्स हैं, एलिमनी को लेकर हो तो भले चाइल्ड कस्टडी को लेकर हो या और भी तरह के जो भी डिस्प्यूट है, वो सारे उन्होंने रिजॉल्व कर लिए हैं और उन्होंने तलाक़ भी ले लिया है। तो ये बात उन सब के लिए है कि ऐसा किसी भी तरह का तलाक़ कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। तो अगर आपको तलाक़ चाहिए जिनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है तो सिर्फ रास्ता कोर्ट के ही पास है, यानी कि आपको कोर्ट में ही जाना है, वहीं एक पिटीशन फाइल करनी है। और वो पिटीशन क्या होगी? वो दो तरह की पिटीशन होती है। एक पिटीशन होती है कि जब आपको दूसरी पार्टी से परेशानी है और दूसरी पार्टी के साथ आपकी म्यूचुअल कंसर्न से तलाक़ का नहीं बन पा रहा है, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, तो आप अदालत जाएंगे एक वकील के थ्रू और एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे तलाक़ के। उसके कुछ आधार होंगे और उन सारे आधारों को कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट आपके मैरिज को डिसॉल्व कर एक डिक्री देगी।
और दूसरा तरीका होता है कि जब आप दोनों पार्टीज़ की आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि चलो हम आपस में एक रिटर्न में समझौता कर लेते हैं, जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करके उनको रिटर्न डाउन करते हैं, और उसके बाद उस बेसिस पर एक म्यूचुअल कंसेंट से अदालत में जाकर हम एक तलाक ले लेंगे। तो क्या म्यूचुअल कंसेंट से, जब दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट तो है नहीं, तो क्या म्यूचुअल कंसेंट में आप अदालत में जाएंगे तो आपको पहले ही दिन में मिल जाएगा तलाक? नहीं, उसका एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि पहले एक फर्स्ट मोशन आपको फाइल करना होता है, फिर 6 महीने का टाइम आपको रुकना होता है, और उसके बाद फिर सेकंड मोशन फाइल करना होता है। तो जनरली ये तो ये दोनों तरीके हैं तलाक के इन हिंदू मैरिज एक्ट। अब इसमें किस तरीके से तलाक मिलेगा और क्या तरीका होगा कि जिसकी वजह से डिस्पोजल ऑफ केस जल्दी हो जाए, वो 6 महीने का पीरियड है वो भी ना हो, उसको भी वेव कर दिया जाए, तो क्या तरीके होंगे और वो क्या केस लॉज हैं, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उन लॉज पर। चलो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एक बात थी कि डिवोर्स पिटीशन कि कैसे फाइल की जाएगी, तो उसके वही दो तरीके हैं। एक पिटीशन उन आधारों पर, एक कुछ आधार है एज पर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आपको बेल मिलेगी, जहां पर आपका म्यूचुअली कंसेंट आपस में पार्टीज में नहीं है। तो वो आधार कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रुएलिटी, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पर क्रुएलिटी कर रहा है या वाइफ अपनी हस्बैंड पर क्रुएलिटी कर रही है। क्रुएलिटी का जो एक टर्म है ना, इसका भी बहुत वास्ट इंटरप्रिटेशन है। खाली मारपीट करना, गाली गलौज करना, सिर्फ यही क्रुएलिटी के इंटरप्रिटेशन के अंदर नहीं आ रहा है। अब इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वास्ट है, तो उस पर भी मैं आपको बात को बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको ग्राउंड्स के बारे में बता रहा था, जैसे कि क्रुएलिटी एक ग्राउंड है, या अगर आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का किसी और के साथ शारीरिक संबंध है, मतलब जो ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपको अदालत में प्रूव करने होते हैं ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस। तो क्रुएलिटी हो गया ग्राउंड एक। अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और के साथ शारीरिक संबंध है उसका किसी के साथ, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है तलाक का। या किसी एक पार्टी ने दूसरे शख्स को 2 साल से ज़्यादा, 2 साल या उससे ज़्यादा से छोड़ा हुआ है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, अलग ही रह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे 2 साल पूरे होने के बाद एक पार्टी इस बात को ग्राउंड बनाते हुए भी अदालत में एक पिटीशन डिवोर्स की फाइल कर सकती है और तलाक को ले सकती है। या एक पार्टी ने अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है, जैसे कि वो हिंदू धर्म से हैं या सिख धर्म से हैं और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, मुस्लिम बन गए हैं, तो ऐसे में भी जो दूसरी पार्टी होगी उसके पास एक ग्राउंड बन जाएगा कि वो अब इस शख्स के साथ नहीं रह सकती या रह सकता और उसको तलाक चाहिए। या एक ऐसा शख्स जो शादी में, या हस्बैंड या वाइफ करीब 7 साल से उसका पता नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, वो कहाँ है उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है, किसी रिलेटिव को, किसी को सारी कोशिशें करके देख ली, तो 7 साल से अगर या उससे ज़्यादा अगर उस शख्स का कहीं पता नहीं चल पा रहा है, तो ये भी तलाक का एक ग्राउंड है। तो ये जो मैंने आपको अभी 5, 6, 7 ग्राउंड बताए, तो ये वो बेसिस हैं जहाँ पर अगर आपकी म्यूचुअल कंसेंट अपने स्पाउस के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करके इन आधारों पर, जिनको आपको ऑन बेसिस ऑफ कोजेंट एविडेंस प्रूव करना होगा, तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, इनमें से कोई भी एक ग्राउंड हो सकता है, इस तरह आपको एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी है उस ग्राउंड को लेकर जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगर आप ऐसा प्रूव करने में कोर्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको तलाक की डिक्री जो है अदालत दे देगी। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ या वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ, यानी दोनों का एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, थक गए, हार गए हैं अदालतों के चक्कर लगाते हुए, या अदालतों के चक्कर नहीं भी लगाए, कुछ और मुकदमे, जैसे आपको पता है कि अगर मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट शुरू होता है तो उसमें कम से कम 5, 6, 7 मुकदमे तो लगते ही हैं, हस्बैंड की तरफ से भी, वाइफ की तरफ से भी। तो ऐसी चीज़ों को अक्सर लोग समझदारी से बाईपास कर लेते हैं, और बाईपास करने के बाद वो एक अपने आप ही आपस में एक समझौता करते हैं, दोनों बैठकर अपने रिलेटिव्स के बीच सलाह मशवरा करने के बाद, और जो भी उनके बीच में इश्यूज़ हैं उनको लेकर अपना रिटन में समझौता करके, जो भी एलिमनी बनती हो, चाइल्ड की कस्टडी का इश्यू हो या अदरवाइज़ कोई और इश्यूज़ हो, वो सारों को उसमें सेटल करने के बाद फिर वो एक जॉइंट पिटीशन
जॉइंट पिटीशन कोर्ट के आगे फाइल करते हैं। तो कोर्ट के आगे जॉइंट पिटीशन उसको कहते हैं फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन जब फाइल किया जाएगा उसके बाद फर्स्ट मोशन को आपको कोर्ट कंसीडर करने के बाद उसको अलाउ करती है, तो उसके बाद फिर आपको 6 महीने के बाद की एक डेट दी जाएगी कि आप 6 महीने बाद आकर फिर अपना दूसरा मोशन फाइल कीजिए। अब ये टाइम पीरियड जो दिया गया है ये सिर्फ इस वजह से दिया गया है, कोर्ट ये पूरी कोशिश करती है कि पार्टीज़ के बीच में एक समझौता हो जाए, इनका घर ना ख़राब हो, ये अलग ना हो जाए, ये मिल जाए और इनके डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाए, ये शादी बनी रहे। पर अगर 6 महीने बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता तो उसके बाद वो सेकंड मोशन फाइल करते हैं और डिवोर्स की डिग्री ले लेते हैं। और पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि उनके बीच इतने डिस्प्यूट बढ़ चुके हैं कि उनको 6 महीने या 6 साल और भी दे दें, क्योंकि 6 साल पहले भी लग चुके और उनका मसला रिजॉल्व ही नहीं हुआ है। सब रिश्तेदार बीच में आ गए, अदालतों में मीडिएशन हो गया, कॉन्सिलिएशन हो गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो ऐसे में भी क्या उनको 6 महीने का टाइम मैंडेटरी होना चाहिए या वो उसको रुकें 6 महीने के लिए, इस पर भी कानून है। अब इसमें हुआ क्या कि एक मैटर था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इसमें शादी हुई साहब 1994 में शादी हुई, 1998 में 2003 में एक दो बच्चे भी हो गए। तो करीब 2008 में यानी कि करीब 7-8 साल से वे दोनों जो थे उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे और वो करीब 2008 के बाद से वो अलग ही रह रहे थे, आपस में रह ही नहीं रहे थे, इतने डिस्प्यूट उनके बढ़ चुके थे। और तमाम जैसे मैंने अब आपको बताया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स, हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से, कोर्ट की तारीखें, वकीलों की फ़ीस, ये सारी चीज़ों से जब वो परेशान हो गए तो अल्टीमेटली उन्होंने अप्रैल 2017 को क्या करा, एक बैठकर डिस्कस किया कि चलो इस मसले को ख़त्म करते हैं, और एक उन्होंने समझौता तैयार भी कर लिया। समझौते में सारी बातें आई होंगी, बच्चे की कस्टडी को लेकर, एलिमनी को लेकर, कौन कौन सी एफआईआर, सिविल केस या क्रिमिनल केस जहाँ जहाँ कोर्ट में पेंडिंग है उनको वो पार्टीज़ वापस लेंगी या जो भी उनका सेटलमेंट हुआ होगा। बहरहाल उनका अप्रैल 2017 में एक सेटलमेंट हो गया और उन्होंने जब अब तो कंसेंट बन गई ना दोनों की, तो यानी कि अब वो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट मोशन के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट मोशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वो जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए उन्होंने सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, क्योंकि करीब 8 साल से तो करीब वो साथ में रह ही नहीं रहे थे और रीयूनियन के कोई चांस भी नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट पिटीशन फाइल की और कहा कि उनका जो 6 महीने का पीरियड है वो वेव कर दिया जाए। उन्होंने ऐसी पिटीशन इसलिए फाइल की क्योंकि पहले एक मुकदमा, एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आगे आया, निखिल कुमार वर्सेस रूपाली कुमार, उसमें भी यही रहा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट था, मुकदमेबाजी चलती रही और उसके बाद उन्होंने एक सीट पर आकर सेटलमेंट किया। सेटलमेंट करने के बाद उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की कि उनका जो वो 6 महीने का पीरियड है उसको वेव किया जाए, क्योंकि उनके बीच में अब ऐसी गुंजाइश है नहीं। फर्स्ट मोशन तो उन्होंने कोर्ट में फ़ाइल कर दिया इन 2016 अप्रैल में, पहला मोशन उनका अलाउ भी हो गया। दूसरे मोशन के लिए उनको डेट दी गई समवेयर इन अक्टूबर 2016। तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि फैमिली कोर्ट के पास तो स्पेसिफिकली एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि फैमिली कोर्ट को ऐसी कोई पावर है कि वो उन 6 महीने के पीरियड को वेव भी कर सके। तो ऐसे में फिर उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 136 एंड 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वहाँ पर जब इस बात को रखा सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो फिर जब हस्बैंड ने ये पिटीशन फाइल की तो वाइफ ने भी वहाँ पर आकर अंडरटेकिंग ऑन एफिडेविट कोर्ट में दिया कि हाँ वो भी इनके साथ में अब नहीं रहना चाहती, अपना जो इतना मतलब परेशान हो गई है शादी से, मतलब जो उसका एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली शादी को लेकर, वो अब इस माहौल को ही चेंज करना चाहती है और वो अमेरिका जा रही है और ऐसा कोई चांस नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर जॉब भी करना है उसने और कोई ऐसा चांस नहीं बन पा रहा है कि वो 6 महीने में फिर वापस आएगी और उस सेकंड मोशन के लिए उसको फिर कोर्ट में जाना है और वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। तो इस बात को नज़र में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को अलाउ किया और वो 6 महीने का जो पीरियड था वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको वेव किया और उनको तलाक की डिक्री दे दी, उनकी मैरिज को डिसॉल्व करके। तो ये किस मैटर में हुआ,
मैटर में हुआ आपके निखिल कुमार वर्सेस रूपाली कुमार। तो ये मैटर जो मैंने अभी आपको बता रहा था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में कोर्ट के आगे ये वाली बात आई, और उन्होंने जो पेटिशनर था उसने कोर्ट में पेटिशन ही इस केस लॉ को लेकर ही लगाई थी, क्योंकि एक केस लॉ में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वो 6 महीने का पीरियड फॉरगो करके उनको तलाक की डिग्री दे दी थी। पर एक और केस था मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल, उस कोर्ट में उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था। उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ है और उसका ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है किसी भी लॉ का, तो ऐसे लॉ को, ऐसे प्रोविजन को के कॉन्ट्ररी कोई भी कोर्ट कोई भी एक्ट नहीं करेगी, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी जो उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उस स्टैट्यूटरी एक्ट के खिलाफ हो, कॉन्ट्ररी हो। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो स्टैट्यूटरी लॉ क्या है कि वो 6 महीने का पीरियड आपको काटना है, ऐसा तो उसमें मेंशन नहीं है कि वो उसको फॉरगो भी, वेव भी किया जा सकता है। और यहाँ पर केस लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ के कॉन्ट्ररी कोई भी आदेश कोई भी कोर्ट या फोरम पास नहीं करेगी। और एक मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अंडर आर्टिकल 136 एंड 142 डिवोर्स की डिग्री दे दी, उस 6 महीने के पीरियड को वेव भी कर दिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया आपस में। तो ये कोर्ट में कंसिडरेशन में चला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अमरदीप वर्सेस हरवीन में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया कि वो जो दोनों मैटर थे उन दोनों में कहीं ना कहीं भी इस बात का तो इशू नहीं उठा कि क्या वो जो पीरियड है 6 महीने का वो मैंडेटरी है या उसको वेव भी किया जा सकता है, डिस्क्रिशनरी है, कि क्या वो मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है। यानी कि डिस्क्रिशनरी है तो उसको वेव फैमिली कोर्ट कर भी सकती है। तो ये इशू उन दोनों केस लॉस में नहीं आया था। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एक क्वेश्चन ऑफ लॉ में फ्रेम किया और इस पर जवाब दिया। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ऐसा पीरियड को वेव किया जा सकता है, पर उसके लिए कुछ चीज़ों को, कुछ सर्कमस्टांसेस को जो पार्टीज़ हैं, जो कोर्ट है वो कंसीडर करेगी। जैसे कि एक कंडीशन क्या होती है 13B के लिए कि आपको 1 साल से अलग रहना होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा पीरियड गुजर चुका है 1 साल का और उसके बाद 6 महीने और भी गुजर गए जो बाद के पीरियड होते हैं, तो ऐसे में अगर कोर्ट के आगे बात आती है और वो लोग ऐसी प्रेयर करते हैं कि उनके 6 महीने के पीरियड को वेव किया जाए, सेकंड मोशन की ज़रूरत ना समझी जाए और फर्स्ट मोशन में ही उनकी मैरिज को डिसॉल्व करके एक डिवोर्स की डिग्री दे दी जाए, तो ऐसे में ये कोर्ट कर सकता है। इस बात को कंसीडर करते हुए साथ में कोर्ट को ये भी कंसीडर करना चाहिए कि उनके जो डिस्प्यूट्स थे, फॉर एग्जांपल पैसे को लेकर था, मदर फादर को लेकर था, या बच्चों की कस्टडी को लेकर था, उनकी फर्दर कैसे पढ़ाई हो, उनका कैसे हो, ये जो डिस्प्यूट्स है, ये सारी चीज़ें भी अगर पार्टीज ने सेटल कर लिए हैं और उनकी सारी कोशिशें जो कोर्ट ने की हो, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की किसी ने पिटीशन फाइल की होगी पार्टीज़ में और उसने कोर्ट ने ऑर्डर भी किया होगा उस पार्टी को कि आप उनके साथ में जाकर मतलब रहिए, और उसके बावजूद भी अगर वो पार्टी नहीं रह रही है या कोर्ट ने मीडिएशन में मैटर भेजा, समय लग गया, मीडिएशन सॉल्व नहीं हो पा रहा, रिलेटिव्स ने सारी कोशिशें कर ली कि इनका मसला निबट जाए, रिजॉल्व हो जाए, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातों को कंसीडर करने के बाद अगर फैमिली कोर्ट समझती है कि वो 6 महीने का पीरियड उसको वेव कर देना चाहिए तो वो कर सकती है। तो अल्टीमेटली इन अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि जो पीरियड वो 6 महीने का है, जब कोई शख्स 13B म्यूचुअल कंसेंट की बेसिस पर कोई तलाक लेने के लिए कोर्ट के आगे है, तो वो फर्स्ट मोशन के बाद एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें वो रिक्वेस्ट कोर्ट से कर सकता है कि उसके 6 महीने के पीरियड को वेव कर दे, तो ऐसी कोर्ट उस पीरियड को वेव कर सकती है, क्योंकि ऐसा पीरियड मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिशनरी है, और तो कोर्ट 6 महीने के उस पीरियड को वेव कर सकती है। तो इस तरह से एक मुकदमा जो कभी कभी जो देखे हैं डिवोर्स के भी बहुत लंबे लंबे समय तक चल रहे हैं या 6 महीने के पीरियड के अवेटेड हैं, और इस बीच में पार्टीज़ के बीच में फिर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो फाइनल जो सेकंड मोशन है वो भी नहीं फिर लोग फाइल करते हैं, फिर वो मेन पिटीशन डिस्प्यूटेड वाले में चले जाते हैं कि फिर डिवोर्स अदर ग्राउंड्स की बेसिस पर, ये सारी फिर ट्रायल चलता है और सब कुछ चलता है, फिर तारीख पर तारीख भी चलती हैं। तो मैं समझता हूँ
काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची होगी रिगार्डिंग डिवोर्स एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्टेस्टिंग डिवोर्स है या म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है, किस तरीके से जल्दी भी लिया जा सकता है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे चल के मैं और वीडियोस जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हैं अपलोड करता रहूँगा। और जो मैंने केस लॉस का इस वीडियो में डिस्कस किया है वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में केस लॉस को पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं अभी यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक्स।